हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब एक बार देख लेते हैं इस वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं। गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन में मैं आपको बताऊंगी बायो अवेलेबिलिटी के बारे में, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। Absorption is the movement of the drug from its site of administration into the circulation. जब हम कोई ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो वो ड्रग सर्कुलेशन में पहुंच जाती है, मतलब एब्जॉर्प्शन होता है वाया लिपिड बैरियर। इनफैक्ट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी इम्पॉर्टेंट होता है एज द ड्रग हैज़ टू क्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। इस कंसेप्ट को समझते हैं एक डायग्राम से। सो गाइस, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। इस डायग्राम में एब्जॉर्प्शन समझाया है। इंटेस्टिनल ल्यूमेन एंड ब्लड वेसल ल्यूमेन, इनके बीच में क्या दिख रहा है डायग्राम में? लिपिड बैरियर। इन दोनों के बीच में लिपिड बैरियर है। अब ड्रग्स वाटर सोल्यूबल भी हो सकते हैं और लिपिड सोल्यूबल भी हो सकते हैं। अगर ड्रग वाटर सोल्यूबल है फिर क्या होगा? एक्वस चैनल के थ्रू ब्लड वेसल ल्यूमेन में एंटर हो जाएगा ड्रग। कैसे? फिल्ट्रेशन के थ्रू। लेकिन अगर ड्रग लिपिड सोल्यूबल है तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होगा, पैसिव डिफ्यूजन होगा। ऐसा ही होता है पैसिव डिफ्यूजन, जिसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है, यानी कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्लो होगा। जब ड्रग इंटेस्टिनल ल्यूमेन से ब्लड वेसल में जाएगी वाया द लिपिड बैरियर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। बात समझ आई? ड्रग का लिपिड बैरियर के थ्रू जाना, कहाँ से कहाँ? इंटेस्टिनल ल्यूमेन से ब्लड वेसल ल्यूमेन में, यही एब्जॉर्प्शन है। गाइज, अगर आपको नहीं पता कि फिल्ट्रेशन क्या होता है, पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो मैंने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पे ही बनाई है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाकर देख लेना। अब टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला फैक्टर है एक्वस सॉल्युबिलिटी। जो ड्रग हम एज अ वाटरी सॉल्यूशन की फॉर्म में देते हैं वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर वही ड्रग हम सॉलिड फॉर्म में दें या ऑयली सॉल्यूशन की फॉर्म में दें, फिर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन स्लो होगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन उतना फास्ट नहीं हो पाएगा। कुछ ड्रग्स पुअरली वाटर सॉल्यूबल होती है, जैसे एस्पिरिन है, ग्रिसोफिल्विन है। इसके अलावा एक और फैक्ट याद रखना है, कीटोकोनाजोल। ये लो पीएच पे डिसॉल्व होती है और इसके एब्जॉर्प्शन के लिए गैस्ट्रिक एसिड की ज़रूरत होती है। तो पहला फैक्टर समझ आया, एक्वस सॉल्युबिलिटी। दूसरा फैक्टर देखते हैं। दूसरा फैक्टर है कंसंट्रेशन। पैसिव डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। ड्रग गिवन एज अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज एब्जॉर्ब्ड फास्टर दैन फ्रॉम डिल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड की फॉर्म में जल्दी एब्जॉर्ब होगा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। ये बहुत ऑब्वियस पॉइंट है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आता है वेस्कुलैरिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग सरफेस। जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा हमारी बॉडी में, उतना ज़्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। और लास्ट फैक्टर कंसीडर करते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने हैं, ये सारे फैक्टर्स एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। गाइस, एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में, अब आप लोग आंसर करें। क्वेश्चन समझो। जब बॉडी में ड्रग एडमिनिस्टर होती है या जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है, हमारे सर्कुलेशन में पहुंचती है, करेक्ट? अब क्वेश्चन ये है कि पूरी ड्रग जितनी हमने ली, क्या सारी की सारी ड्रग एज इट इज अनचेंज्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है? क्वेश्चन समझ आया? जितनी ड्रग ली, क्या वो सारी अनचेंज्ड ही हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है?
फ्रेंड्स, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर बायो अवेलेबिलिटी के कंसेप्ट में छुपा है। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। अब मैं ये एक्सप्लेन करूंगी, पहले डेफिनेशन बता देती हूँ। बायो अवेलेबिलिटी refers to the rate and extent of absorption of a drug from a dosage form administered by any route as determined by its concentration time curve in blood or by its excretion in urine। क्या हुआ? डेफिनेशन थोड़ी खतरनाक लग रही है। चलो अब सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। जो पार्ट या जो फ्रैक्शन ऑफ ड्रग अनचेंज्ड फॉर्म में सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है, वही बायो अवेलेबिलिटी है। बायो अवेलेबिलिटी को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। F लिखते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन में। इट इज अ मेजर ऑफ फ्रैक्शन of administered dose of a drug that reaches the systemic circulation in unchanged form. It is directly proportional to absorption. हम ड्रग को IV या फिर ओरली या फिर IM किसी भी रूट से दे सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हम ड्रग को IV इंजेक्ट करते हैं, इंट्रावेनस रूट से देते हैं, तो बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। 100%। इतना समझ आया? अब मैंने बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन में एक टर्म यूज किया, कंसंट्रेशन टाइम कर्व। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो पहले वाली स्लाइड पे वापस जाएं और उसको सुने। अब ये ग्राफ देखो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये टॉपिक। ये जो ग्राफ है, इट इज डिपिक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी डिफरेंसेस बिटवीन 3 फॉर्मुलेशंस ऑफ अ ड्रग कंटेनिंग द सेम अमाउंट। फ्रेंड्स, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस ग्राफ में सीधा सीधा क्या देखना है? एरिया देखना है। एरिया तो दिख रहा है आपको? इस ग्राफ में एरिया अंडर कर्व देखो, ABC तीनों के लिए। ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा A और B के लिए जो एरिया अंडर द कर्व है वो सेम है, मतलब दोनों सेम एक्सटेंट तक एब्जॉर्ब हो रहे हैं, सेम एक्सटेंट है। लेकिन B ज़्यादा स्लोली एब्जॉर्ब हो रहा है इन कंपैरिजन टू ए के लिए देखो पीक हाई है, कर्व की पीक हाई है, ठीक है। अब हो सकता है कि बी थेरेपेटिक इफेक्ट है जो बी का, वो प्रोड्यूस ना हो आफ्टर द सिंगल डोज। थेरेपेटिक इफेक्ट अगर आपको नहीं पता तो फ्रेंड्स आगे चैप्टर में ये भी आएगा, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, मेरे साथ कनेक्टेड रहें। ब्लड लेवल्स में ए एंड बी को कंपेयर करें तो सिमिलर होगा। ए और बी के लिए जो ब्लड लेवल्स का इफेक्ट आएगा वो भी सिमिलर आएगा रिपीटेड डोजेस देने के बाद। ग्राफ के अकॉर्डिंग सी की बायो अवेलेबिलिटी लो है, एब्जॉर्प्शन भी लोअर एक्सटेंट तक है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आता है बायो इक्विवेलेंस। समझते हैं। मान लो किसी एक कंपनी ने कोई एक ड्रग डेवलप करी, कोई एक ड्रग निकाली। अब 20 इयर्स तक किसी भी कंपनी ने अगर कोई ड्रग खुद से निकाली है, डेवलप करी है, तो 20 इयर्स तक उस कंपनी के पास उस ड्रग को बेचने के लिए, सेल करने के लिए उसका पेटेंट होता है। कोई और कंपनी इसको सेल नहीं कर सकती, वो अपने ब्रांड नेम से अलग अलग मार्केट में उसको सेल करेगी। लेकिन 20 इयर्स के बाद क्या होगा? दूसरी कंपनीज होंगी, जो XYZ जो भी कंपनी होगी, वो क्या करेगी? इस ड्रग की कॉपीज बनाएगी, मतलब जेनरिक ड्रग्स जेनरिक नेम पे बेचेगी। अब बायो इक्विवेलेंस क्या है? टू प्रिपरेशंस ऑफ अ ड्रग आर कंसीडर्ड बायो इक्विवेलेंट व्हेन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्टिव ड्रग फ्रॉम देम is not significantly different under suitable test conditions। देखो, ओरिजिनली जो मैन्युफैक्चर्ड ड्रग है,
जो मैन्युफैक्चर्ड ड्रग होती है उसमें कंपोजिशन एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेम होना चाहिए, सेम रहना चाहिए ही चाहिए। डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स या सेम मैन्युफैक्चरर के ही डिफरेंट डिफरेंट बैचेस हैं अगर, तो उसमें भी जो ड्रग का अमाउंट है वो सेम होना चाहिए, दैट इज केमिकल इक्विवेलेंट। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है एफडीए के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जो मैं अभी बताऊंगी। और इसमें भी अगर ब्लड लेवल्स में डिफरेंस आता है देन इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकली इनइक्विवेलेंट। यहां तक ठीक है, यहां तक समझ आया। अब एफडीए क्राइटेरिया की बात करते हैं। फ्रेंड्स, एफडीए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग किसी भी जेनेरिक ड्रग का अप्रूवल तभी मिलता है उसको जब बायो इक्विवेलेंस इज इक्वल्स टू ±20% ऑफ द एग्जिस्टिंग ड्रग होता है। जी हाँ, एफडीए क्राइटेरिया क्या कहता है कि हम किसी भी जेनेरिक ड्रग को तभी अप्रूव करेंगे पहले उसका जो बायो इक्विवेलेंस है वो एग्जिस्टिंग ड्रग से ऊपर नीचे हो सकता है 20%। 20% से ज़्यादा अगर ऊपर नीचे हुआ तो उसको कंसीडर नहीं करते। ये पॉइंट याद रखना है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग की। हमने देखा कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है बॉडी में। एक बार ड्रग बॉडी में पहुंच गई, मतलब ब्लड में पहुंच गई, सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली गई, अब वो ड्रग हमारे बॉडी के टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ऑर्गन्स तक जाती है, प्लाज्मा से टिश्यूज में जाती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले लिपिड सॉल्युबिलिटी पे। जितनी ज़्यादा लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है उतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये पॉइंट क्लियर है। फिर आता है इसके अलावा आयनाइजेशन पर भी डिपेंड करता है। आयनाइजेशन फिजियोलॉजिकल पीएच पे और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। It also depends on the extent of binding to the plasma and the tissue proteins. Plasma protein binding is inversely proportional to the volume of distribution. यानी जितनी ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन की बाइंडिंग होगी उतना कम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर आता है ड्रग का एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स पे भी डिपेंड करता है। कुछ ड्रग्स की पर्टिकुलर टिश्यू के साथ बहुत हाई एफिनिटी होती है, जैसे डाइगोक्सिन है, इसके लिए स्केलेटल मसल की बहुत अच्छी एफिनिटी है। इन फैक्ट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिफरेंसेस इन रीजनल ब्लड फ्लो। एक बात समझो, जब कोई ड्रग ब्लड में जाती है तो वो धीरे धीरे प्लाज्मा से बाइंड होती है और ड्रग का मूवमेंट कब तक होता है? जब तक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होता। अनबाउंड ड्रग और फ्री ड्रग के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश जब तक नहीं होगा तब तक ड्रग का मूवमेंट होता है। बेसिकली मूवमेंट ऑफ द ड्रग प्रोसीड्स अंटिल एन इक्विलिब्रियम इज established between unbound drug in the plasma and the tissue fluids. यहां तक समझ आया? अब हम पढ़ेंगे एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसको V से डिनोट करते हैं। कैपिटल V इज इक्वल्स टू डोज एडमिनिस्टर्ड IV डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला है एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसको V से डिनोट करते हैं? फॉर्मूला है डोज एडमिनिस्टर्ड IV डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। यानी जो भी डोज हमने दिया IV रूट से उसको लिखेंगे ऊपर न्यूमरेटर में और डिवाइड कर देंगे प्लाज्मा की जो भी कंसंट्रेशन है। अब इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन समझते हैं। ये फॉर्मूला लगाना कैसे है। एक एग्जाम्पल के तौर पर ये क्वेश्चन देखो। 1000 mg ऑफ ड्रग इंजेक्टेड IV
produces steady state plasma concentration of 50 mg per liter. यहां पर apparent volume of distribution is question mark. ये आपको सॉल्व करना है. अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, डोज एडमिनिस्टर्ड आईवी कितना है 1000 mg, प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी दी है 50 mg पर लीटर. अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, सिंपल. फ्रेंड्स अब वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, फिर इस वीडियो को वापस से प्ले करो और नेक्स्ट स्लाइड में देखो आंसर क्या है, मैच करो अपना आंसर. नो चीटिंग प्लीज. Answer is 20 liter. Volume, apparent volume of distribution is 20 liter. कैसे आया? आई होप आपका भी यही आंसर आया होगा. फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है. फॉर्मूला याद है, V is equals to dose administered IV डिवाइड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन. अब डोज एडमिनिस्टर्ड आईवी क्वेश्चन में दिया है 1000 mg और प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना दिया है 50 mg पर लीटर. वैल्यू पुट करो, V इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल्स टू 20 लीटर. V इज इक्वल्स टू 20 लीटर. आई होप अब क्लियर हो गया होगा. फ्रेंड्स सब सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं, बस फॉर्मूले में वैल्यू डालने हैं. अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया तो आगे चलते हैं. एक इंपॉर्टेंट नोट है, अभी जो फॉर्मूला हमने पढ़ा वो तब है जब आईवी रूट से ड्रग दिया जाए. V इज इक्वल्स टू डोज एडमिनिस्टर्ड आईवी डिवाइड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन. आईवी रूट के लिए है ये फॉर्मूला. मान लो कोई और रूट है, फॉर एनी अदर रूट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला है, बस उसको बायो अवेलेबिलिटी यानी F से मल्टीप्लाई करना है. फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V इज इक्वल्स टू डोज एडमिनिस्टर्ड IV डिवाइड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन और इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे F से. अब आपके बायो अवेलेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा. फॉर्मूला सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं है. रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन देखो, हाई ब्लड फ्लो के साथ ही जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है वो सबसे पहले हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, हमारी बॉडी में ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है जो भी ड्रग हमने एडमिनिस्टर की है. फॉर एग्जाम्पल ब्रेन में, हार्ट में, किडनी में. इसके बाद लेस वैस्कुलर या ज़्यादा बल्कि टिश्यूज जैसे मसल, फैट, यहाँ पर ड्रग जाती हैं. फिर प्लाज्मा कंसंट्रेशन की बात करते हैं. प्लाज्मा कंसंट्रेशन फॉल्स एंड द ड्रग इज विड्रॉन फ्रॉम हाईली परफ्यूज्ड साइट्स. एक पॉइंट एज अ नोट लिख कर रखना, जितनी ज़्यादा लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है ड्रग की उतना ज़्यादा फास्ट उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है. समझ आया? जितना ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होगा ड्रग उतना ज़्यादा रीडिस्ट्रीब्यूशन उसका फास्ट होगा. एक पॉइंट है, एनेस्थेटिक एक्शन ऑफ थायोपेंटोन सोडियम इंजेक्टेड आईवी इज टर्मिनेटेड इन फ्यू मिनट्स. क्यों? ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन. आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा. इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अगर आप चाहते हैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना. थैंक्स अ लॉट. बाय.